नमस्कार बच्चों। आज हम लोग मराठा साम्राज्य के टॉपिक को समझेंगे। मराठा साम्राज्य का ये जो टॉपिक है ये भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे बीए के एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे बीएड के एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे कॉम्पिटिटिव में चाहे एसएससी के हो, हर पेपर के अंदर मराठा साम्राज्य से संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य रहते हैं। तो आज हम मराठा साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। मराठा साम्राज्य मराठा साम्राज्य का उदय मराठा साम्राज्य का उदय अगर हम देखें तो हम इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखें तो इसकी भौगोलिक स्थिति कुछ इस तरीके से है। पहले हम भौगोलिक स्थिति से भारत के किस भाग के अंदर ये मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, इससे संबंधित जानकारी को पहले इसके अंदर डिस्कशन, इसके लिए हम भारत के मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मैं एक अपने स्मृति के आधार पर इस मानचित्र के आरेख को बनाने का प्रयास करता हूँ। अगर देखा जाए तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ सतपुड़ा की इन पर्वत श्रेणियों से लेकर अगर मैं बात करूं तो उत्तर की तरफ सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और पश्चिम की तरफ अरब सागर। समुद्र के किनारे के आसपास स्थित यह क्षेत्र जहाँ एक तरफ अहमदनगर साम्राज्य, यह अहमदनगर साम्राज्य देवगिरी नामक साम्राज्य के स्थान पर ही विकसित हुआ। इसी से लगता हुआ गोलकुंडा का साम्राज्य, आगे बीजापुर का साम्राज्य, यहाँ बीदर, बारर जैसे ये 5 बहमनी साम्राज्यों के भाग हैं। यहीं समुद्र के आसपास का जो ये क्षेत्र हैं, यहीं पर मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। ये पूरा क्षेत्र जिसके अंदर कोंकण, से सिवनेर, पूना, सतारा, कोल्हापुर, यह आरंभिक मराठा साम्राज्य के प्रमुख स्थान थे। अब अगर मैं बात करूं, इनके उत्कर्ष की बात करूं, मराठों के उत्कर्ष के बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न मत दिए। इन्हीं में से एक समकालीन इतिहासकार है जेम्स कनिंघम ग्रांट डफ। इन्होंने
हिस्ट्री ऑफ मराठा नामक पुस्तक लिखी है। जिसमें इन्होंने मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष के लिए आकस्मिक अग्निकांड कांड का सिद्धांत दिया। आकस्मिक अग्निकांड, इन्होंने अपनी इस किताब में यह लिखा कि मराठों का उत्कर्ष एकदम एक अग्निकांड की तरफ अकस्मक ही हो गया। एक अन्य और इतिहासकार हैं एम.जी. रनाडे साहब। एम.जी. रनाडे साहब ने मराठों के उत्कर्ष के लिए बहुत से पहलुओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मराठों के उत्कर्ष के लिए जो सबसे पहली जो बात की, उन्होंने बोला भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति, मैं आपको मराठों के उत्कर्ष के कारणों के बारे में बता रहा हूँ। पहला कारण है महाराष्ट्र के क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति के अंदर यह जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था, यह पठारी क्षेत्र, कृषि से संबंधित कम भूमि और अभावग्रस्त क्षेत्र था, जहाँ पर यहाँ की जो जातियाँ थी, मराठा जाति, वो अत्यधिक परिश्रमी थी और इनका जीवन काफ़ी साधारण था। कठिन परिस्थितियाँ, जिसकी वजह से मराठे शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते थे, मेहनतकश थे, जिसकी वजह से क्या है, शारीरिक संरचना इनकी सुदृढ़ थी। तो इसके लिए इनकी भौगोलिक स्थिति भी जिम्मेदार थी। दूसरा जो इनका कारण था वह था धार्मिक कारण। धार्मिक कारण के अगर बात करें तो धार्मिक कारण के अंदर इस समय जो महाराष्ट्र का क्षेत्र था, इस समय बहुत सारे संत हुए। इन्हीं संतों में से एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, संत विज्ञानेश्वर, संत रामदास, जो कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु भी थे, जैसे हुए, जिन्होंने अपने वचनों से और समाज के अंदर जो विभिन्न तरह की मानसिकताएं, जाति प्रथा, छुआछूत जैसी व्यवस्था थी, उनके ऊपर प्रहार किया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के अंदर एक सामाजिक सौहार्द का वातावरण निर्मित हो गया। और मराठे भौगोलिक स्थिति और धार्मिक व आध्यात्मिक स्थिति से इनका क्या हुआ, जो सामाजिक विकास था वो भी उच्च हो गया। तीसरा अगर मैं बात करूं, कारण बताया मराठी भाषा। मराठी भाषा सरल व व्यवहारिक भाषा थी और जिसकी वजह से इस भाषा के द्वारा मराठा जो क्षेत्र था, पूरे उस क्षेत्र को एक सूत्र में बांधने का काम किया इस मराठी भाषा ने। अब तक ये जितने भी जो मैंने कारण बताए, ये सब अपनी अपनी भूमिकाओं के अंदर सारे कारण महत्वपूर्ण थे, लेकिन इन सभी कारणों को एक सूत्र में बांधने का जिस व्यक्ति ने काम किया था वह थे शिवाजी। और इसी वजह से मराठा साम्राज्य के निर्माता भी कौन थे? शिवाजी, जिन्होंने इन सभी विभिन्न पहलुओं को एक सूत्र में बांधने का काम किया। अब आगे हम बात करते हैं
शिवाजी के जीवन से संबंधित कुछ बातों की जो भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। शिवाजी के बारे में अगर हम बात करें शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी सिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ। माता जीजाबाई व पिता शाहजी भोसले। अगर बात करूं मैं शिवाजी के पिता और उनके पूर्वजों की, तो पूर्वजों के रूप में अगर देखा जाए तो शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित था। सिसोदिया वंश से संबंधित था। अगर बात करें तो 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इसी समय राजकुमार सज्जन सिंह सुजान सिंह, कहीं कहीं इनको सज्जन सिंह, कहीं कहीं इनको सुजान सिंह भी कहा जाता है, महाराष्ट्र चले जाते हैं। आगे जाकर इन्हीं की वंश पीढ़ी परंपरा में अगर हम बात करें तो मालोजी हुए। प्रारंभ में ये मालोजी सिंध खेड़ा, कहीं कहीं इसको और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, सिंध खेड़ा के लखूजी जादव, जो कि देवगिरी के यादवों की पीढ़ी में थे, कि सिंह खेड़ा लखूजी जादव जागीरदार थे। इनके यहाँ मालोजी ने इनके अंगरक्षक के रूप में कार्य किया। अंगरक्षक के रूप में मालोजी ने कार्य किया। अब अगर मैं बात करूं अंगरक्षक के रूप में काम करने के बाद कुछ समय बाद मालोजी अहमदनगर राज्य की सेवा में
चले गए। मालोजी अहमदनगर राज्य की सेवा में चले गए। इसी समय अहमदनगर के प्रसिद्ध वजीर मलिक अंबर ने इनकी सैनिक सेवा से संतुष्ट होकर इन्हें, किनको, मालोजी को, पूना सूपा की जागीर प्रदान की। मालोजी के बाद में इनके पुत्र शाहजी ने अहमदनगर राज्य की सैनिक सेवा में शामिल हो गए। अगर हम बात करें शिवाजी के व्यक्तित्व को, तो शिवाजी के व्यक्तित्व में उनके पिता के गुण भी विद्यमान थे। जिस तरीके से शिवाजी ने अपना नाम पूरे मराठा साम्राज्य को स्थापित करके जो प्रसिद्ध किया है, अगर देखा जाए तो इनके पिता का व्यक्तित्व भी बहुत ही उच्च कोटि का था। शाहजी का जीवन भी प्रारंभ से ही संघर्ष से गुजरा। शाहजी अपने पिता के साथ अहमदनगर राज्य की सैनिक सेवा में सम्मिलित थे। प्रारंभ से ही उन्हें राज्य से संबंधित और सेना से संबंधित बहुत सा अनुभव था। शाहजी की अगर मैं बात करूं, शाहजी 1605 के अंदर शाहजी का विवाह कौन, वही सिंध खेड़ा के लखू जी जादव की पुत्री जीजाबाई से हुआ। अब इस समय दक्षिण के अंदर मुगल जो सेनापति थे, वह भी दक्षिण की इन रियासतों को एक के बाद एक क्या कर रहे थे, अपने अधिकार में करते जा रहे थे। इन दक्षिण की रियासतों में सबसे पहले हम अगर देखते हैं, अकबर के समय ही कौन सी रियासत मुगल साम्राज्य में सम्मिलित हो गई थी, खानदेश सम्मिलित हो गई थी। इसी खानदेश के ही हम पढ़ते हैं कि समय जो अकबर की जो अंतिम जो युद्ध हैं, जिसको असीरगढ़ का युद्ध बताते हैं, वह खानदेश से ही संबंधित, खानदेश का ही जो युवराज था उससे युद्ध किया था अकबर के द्वारा, जिस पर अकबर के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। जहांगीर के समय अगर हम देखें तो जब जहांगीर के समय मुगल जो सेनाएं थी वो दक्षिण के अंदर इन रियासतों को अपने अधिकार में कर रही थी, तो सबसे पहले अहमदनगर राज्य की तरफ जो इनका अभियान शुरू हुआ था। इस अभियान को हम देखते हैं शाहजहाँ के द्वारा बहुत ही कुशलता से पूर्ण किया गया था। अगर हम बात करें शाहजी के बारे में तो 1620 के अंदर शाहजी जहांगीर की सेवा में आ जाते हैं, परंतु कुछ समय बाद इस समय जहांगीर के द्वारा शाहजहाँ को 5000 का मनसब भी शाहजी को 5000 का मनसब भी प्रदान कर दिया गया था और इन्हें और भी कई जागीरें प्रदान की गई थी। परंतु शाहजी ज़्यादा समय तक मुगल दरबार में नहीं रहे और वापस से कहाँ चले गए, अहमदनगर राज्य में चले गए। अहमदनगर राज्य
1630। अब इस समय अहमदनगर राज्य का सुल्तान अली मुर्ताज खान प्रथम था, जिसकी हत्या कर दी गई। अतः शाहजी के द्वारा मुर्ताज खान द्वितीय को, जिसकी आयु 10 वर्ष, सुल्तान बना दिया गया और शाहजी स्वयं इसके संरक्षक बन जाते हैं। और 1634 से 36 शाहजी और मुगलों के बीच कई युद्ध होते हैं और पराजित होने के बाद शाहजी के द्वारा अहमदनगर साम्राज्य के बहुत सारे दुर्ग मुगलों को सौंप दिए जाते हैं। वह समझौता शाहजहाँ के साथ संधि करके शाहजी कहाँ चले जाते हैं? बीजापुर रियासत के अंदर बीजापुर के सुल्तान की सेवा में चले जाते हैं। इस तरीके से अहमदनगर राज्य का पतन हो चुका था, लेकिन शाहजी की सेवाओं से खुश होकर बीजापुर के सुल्तान के द्वारा शाहजी को अपनी सेवा में सम्मिलित कर लिया जाता, क्योंकि शाहजी एक योग्य सेना नायक और जो अच्छे कूटनीतिज्ञ माने गए थे। आगे हम देखते हैं कि 1636 के बाद हम देखते हैं इक्कारी जगह का नाम है। इक्कारी कर्नाटक के अंदर स्थित है। कर्नाटक के अंदर शाहजी के द्वारा बीजापुर की सेनाओं के साथ होकर इस स्थान को विजित किया जाता है। 1637 के अंदर सीरी नामक स्थान पर भी शाहजी के द्वारा बीजापुर रियासत की सेनाओं की मदद से इनके ऊपर अधिकार कर लिया जाता है। 1639 के लगभग इनके द्वारा बंगलौर पर भी अधिकार कर लिया जाता है। इससे बीजापुर के जो शासक हैं वो इतने प्रसन्न होते हैं कि इनको 4 लाख रुपए तक की जो है इनको जागीर प्रदान की जाती है, और जो बंगलौर है इस जगह का अधीनस्थ शासक इनको बनाया जाता है। किनके द्वारा? बीजापुर के सुल्तान के द्वारा। तो 1640 तक के इनके जीवन की घटनाओं के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब इनके पुत्र शिवाजी के बारे में भी, जो इस समय क्या कर रहे हैं? प्रशिक्षण ले रहे हैं, सीख रहे हैं, और इनके ही मित्र हैं दादाजी कौंडदेव हैं, समर्थ गुरु रामदास हैं। इनके नेतृत्व में, इनके संरक्षण में क्या कर रहे हैं? शिक्षा दीक्षा लेने का काम कर रहे हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो 1664 के अंदर शिकार खेल रहे थे इसी समय शाहजी की घोड़े से गिरने से मृत्यु हो जाती है।
अब बात करते हैं शिवाजी के बारे में। अगर हम बात करें शिवाजी के सैन्य अभियानों को, तो मुख्यतः शिवाजी के सैन्य अभियानों को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। ये विभाजन हमारी अध्ययन की सुविधा के अकॉर्डिंग है। अगर मैं बात करूं शिवाजी के प्रारंभिक समय की बात कर रहा हूं, शिवाजी के शुरुआती या शिवाजी के शुरुआती सैन्य अभियान। मुख्यतः अगर देखा जाए तो हम इनको 1627 से 1659 ईस्वी का समय है। उसके बाद अगर हम देखें तो 1659 से 74 ईस्वी का है। और फिर अगर मैं बात करूं 1674 ईस्वी से मृत्यु तक का समय है। तो मुख्यतः इनके जीवन को हम इन 3 अभियानों के अकॉर्डिंग बांटकर हमारी अध्ययन की सुविधा के अकॉर्डिंग इनका अध्ययन करते हैं। अगर मैं बात करूं प्रथम या शुरुआती भाग की, तो हम देखते हैं कि शुरुआत के अंदर शिवाजी के द्वारा बीजापुर रियासत के खिलाफ अभियान प्रारंभ होता है। पर उससे पहले थोड़ा सा हम शिवाजी के व्यक्तित्व के ऊपर भी बात कर लेते हैं। शिवाजी, मैंने जन्म तो आपको बता दिया था, 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग के अंदर माता जो इनकी माता जीजाबाई की गर्भ से इनका जन्म होता है शिवनेर के दुर्ग के अंदर। इनकी माता एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, जिनका प्रभाव भी शिवाजी के व्यक्तित्व के ऊपर हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ शाहजी के मित्र दादाजी कोंडदेव, दूसरे व्यक्ति हैं गुरु रामदास। इनके द्वारा एक पुस्तक रची गई है दसम बोध, जिनके अंदर इनकी जो आध्यात्मिक शिक्षा है उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इनके द्वारा आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक और सैन्य रूप से जो प्रशिक्षण है वो दादाजी कोंडदेव के द्वारा इन्हें प्रदान किया जाता है, और गुरु रामदास के द्वारा इन्हें आध्यात्मिक जो है शिक्षा देने का काम किया जाता है। इन्हीं शिक्षाओं की वजह से शिवाजी के मस्तिष्क के अंदर एक जो हिंदू साम्राज्य है, या जो हम बोल सकते हैं हिंदू ध्वज या हिंदू साम्राज्य और विदेशी शक्तियों को निकाल भारत से बाहर करने की जो प्रतिज्ञा है, वही इन गुरुओं के शिक्षा से ही प्राप्त हुए हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जैसा इनका शिष्य है तो हम इनके गुरु कैसे रहे होंगे। तो गुरु का परिचय उनके शिष्यों से हमेशा से होता आया है। ठीक है, तो ये शिवाजी के गुरु हैं, तो जाहिर सी बात है इनका जो ज्ञान है, अध्यात्म है, वो कितने उच्च कोटि का रहा होगा। अब अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले अगर इनके सैन्य अभियानों की बात कर रहे हैं, तो सैन्य अभियान अगर हम बात करें सैन्य अभियानों के अगर मैं देखूं तो सबसे पहले इन्होंने बीजापुर रियासत के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया। इसी के तहत अगर मैं बात करूं तो इन अभियानों के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले कुछ दुर्ग हैं। तोरण का किला 1646, तोरण का किला।
उसको विजिट किया था शिवाजी ने। सोलह सौ 46 में ही इन्होंने रायगढ़ का किला विजिट किया। कुछ पुस्तकों में हमें ये जानकारी भी मिलती है कि शिवाजी के द्वारा जो सबसे पहला जो किला विजिट किया गया था वो सिंहगढ़ का किला है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि अगर हम बात करें कोंडाणा विजय, ये कोंडाणा विजय वही विजय है जो आज अभी कुछ ही समय पहले एक प्रसिद्ध मूवी आई थी तानाजी, जो शिवाजी के एक बड़े सेना नायक थे और अपने तक प्रयास और अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं इस कोंडाणा के किले को जीतने के लिए। तो जिस समय तानाजी के द्वारा ये किला जीत लिया गया था और जीतने के बाद जब शिवाजी किले में प्रवेश करते हैं तो शिवाजी किसी तरह की खुशी उत्साह का आयोजन नहीं करते हैं और शिवाजी के मुख से उस समय ये शब्द निकलता है कि गढ़ आयला सिंह गयला, अर्थात गढ़ तो आ गया लेकिन मेरा शेर चला गया। इसी कारण इस समय से ही इस कोंडाणा किले का नाम सिंहगढ़ किला रख दिया गया था, जो कब जीता गया, जो हम बात करते हैं 1647 के अंदर विजिट किया गया था कोंडाणा का किला। इसी किले का नाम था सिंहगढ़ किला। सिंहगढ़ किला। तो 1647 के अंदर इन्होंने सिंहगढ़ का किला तो एक के बाद एक इन किलों को विजिट कर रहे हैं शिवाजी। अब ऐसी स्थिति के अंदर बीजापुर का जो सुल्तान है अली आदिल शाह काफ़ी चिंतित हो जाता है और इस समय बीजापुर रियासत के अंदर शिवाजी के पिता शाहजी कार्यरत है, एक सैन्य अधिकारी। अतः क्रुद्ध होकर सुल्तान बीजापुर के अंदर किसको बंदी बना लेता है? शाहजी को बंदी बना लेता है। शाहजी को बंदी बना लेता है बीजापुर का सुल्तान। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी की इन विजयों से क्रुद्ध होकर शाहजी को बंदी बना लेता है। इस समय शिवाजी कूटनीति का प्रयोग करते हैं और इस कूटनीति के तहत शिवाजी मुगलों को वचन देते हैं बीजापुर के विरुद्ध सहायता के लिए। शिवाजी जब मुगलों को वचन देते हैं, समझौता कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में बीजापुर का जो सुल्तान है वो घबरा जाता है और इसी घबराहट की स्थिति में वो शाहजी को क्या कर लेता है? मुक्त कर देता है। तो ये शिवाजी की पहली कूटनीतिक विजय यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद शिवाजी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर इनके द्वारा हम बात करते हैं 1654 ईस्वी के अंदर पुरंदर का किला विजिट किया जाता है। आगे जाकर हम देखते हैं शिवाजी जावली का किला विजिट करते हैं। जावली का किला विजिट करते हैं। इस किले पर एक मराठा सरदार है जिसका नाम है चंद्र राव मौर्य। इसका अधिकार था, अतः शिवाजी के द्वारा इस चंद्र राव मौर्य की हत्या कर दी जाती है, वध करवा दिया जाता है और इस जावली पर अधिकार कर लिया जाता है। अब जैसे ही जावली पर अधिकार होता है,
यह चिंता का विषय बन जाता है बीजापुर के सुल्तान के लिए। ऐसी स्थिति में बीजापुर के सुल्तान के द्वारा एक दरबार का आयोजन किया जाता है और किसी न किसी तरीके से शिवाजी को रोकने के लिए अपने सरदारों को कहा जाता है। ऐसी स्थिति में बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख सेनापति अफजल खान, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, उसने सुल्तान को यह आश्वासन दिया और भरे दरबार के अंदर ये एक घोषणा की कि मैं अपने घोड़े से नीचे उतरे बिना ही इस शिवाजी को बंदी बना लूँगा और आपके समक्ष लेके आ जाऊँगा। जब ये बात जैसे जैसे शिवाजी तक पहुँची और शिवाजी उस बात से काफ़ी उन्होंने आश्चर्य भी किया, और ऐसी स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि जो अफजल खान है, ये घटना 1659 की है। शिवाजी अफजल खान। अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर के हिस्ट्री के पेपर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि शिवाजी के द्वारा अफजल खान की हत्या किस सन में की गई थी, तो उसका उत्तर था 1659 ईस्वी के अंदर। 4 ऑप्शन थे, तो 1659 ईस्वी के अंदर इस अफजल खान की हत्या की गई, जो बीजापुर के शासक का प्रमुख सेनापति था। अब अफजल खान का जो पर्सनैलिटी अगर फिजिक बताई जाती है, ऐसी बताई जाती है कि वो 7.5 फीट चौड़ा और काफ़ी बलिष्ठ शरीर के अंदर था। तो शिवाजी, जबकि इस समय शिवाजी की आयु ज़्यादा नहीं थी, शिवाजी एक जिनको बोल सकते हैं हम साधारण काटी के व्यक्ति थे, लेकिन उनके अंदर दृढ़ शक्ति और क्षमताएं असीम थी। ऐसी स्थिति में इस अफजल खान, इस समय शिवाजी प्रतापगढ़ नामक स्थान पर रुके हुए थे, तो जो अफजल खान था उसने कुछ युक्ति से शिवाजी को पकड़ने का जो है प्रयास किया। इसी के तहत इसने कृष्णाजी पंत, अफजल खान ने कृष्णाजी भास्कर नामक दूत को शिवाजी के पास भेजा। शिवाजी के पास भेजा और ये कहलवाया कि अगर तुम हमारे सुल्तान के समक्ष मेरे साथ चलोगे, मेरी बात मानोगे, तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सेना दिलाऊंगा, बहुत सारे हथियार दिलाऊंगा। तुम बीजापुर के सुल्तान के समक्ष उपस्थित होंगे तो सुल्तान खुश होंगे, तुम्हें बहुत सारी ज़मीनें प्रदान करेंगे, और अगर तुम ये सब चीज़ें नहीं लेना चाहते तुम अपनी इच्छा से वहाँ से आ सकते हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर शिवाजी ने निर्णय लिया कि वह किससे मिलेंगे, अफजल खान से मिलेंगे। तो तय हो गया मिलने के लिए। तो ऐसी स्थिति में शिवाजी अफजल खान से मिलने के लिए एक जो महाराष्ट्र के अंदर एक उसी समय प्रतापगढ़ के पास स्थित एक गांव था, तो उस गांव को मिलने के स्थान के लिए अफजल खान को बुलाया गया। ऐसी स्थिति में अफजल खान भी अपने 2 अंगरक्षकों के साथ मुख्य सेनाओं को दूर रखकर वहां मिलने के लिए उपस्थित हो जाता है। शिवाजी भी अपने 2 अंगरक्षकों के साथ कहाँ पहुंच जाते हैं, अफजल खान से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, और कुछ दूरी पर झाड़ियों में अपने जो सेना नायक हैं इनको वहीं पर छुपा देते हैं और ये निर्देश दे देते हैं कि अवसर पड़ने पर अगर मैं आपको इशारा करूं तो आप सेना सहित वहां पर
पहुंच जाना। ऐसी स्थिति के अंदर शिवाजी अपने साथ एक लोहे का जो कवच है वो अपने कपड़ों के नीचे पहनते हैं, और बाघ नख जो उनके हाथों के अंदर एक इस तरह का हथियार होता है जो शरीर के कोमल अंगों पर वार करने के लिए उपयुक्त माना जाता था, और जो गुत्थम गुत्था युद्ध है उसके अंदर ये उपयुक्त हथियार माना जाता था। बाघ नख, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बाघ के नाखून इतने शक्तिशाली होते हैं कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और यहाँ तक कि वो अपने शिकार की हड्डियाँ तक इन नाखूनों से तोड़ देता है। तो इसी आकृति के थे बाघ नख जो शिवाजी ने अपने हाथ में धारण कर रखे थे। और ऐसी स्थिति के अंदर शिवाजी अफजल खान से मिलने जाते हैं। अफजल खान शिवाजी को देखता है, उनके अंगरक्षकों के द्वारा शिवाजी को चेक किया जाता है कि इनके पास किसी तरह का हथियार नहीं है, और अफजल खान से मिलने के लिए भेज दिया जाता है। इसी समय अफजल खान शिवाजी को गले मिलने के लिए, खड़े होकर गले मिलने के लिए कहते हैं। शिवाजी भी खुशी खुशी अफजल खान से गले मिलते हैं। जैसे ही शिवाजी अफजल खान से गले मिलते हैं, अफजल खान के द्वारा धोखे से उनकी गर्दन पकड़ ली जाती है और उनके ऊपर तलवार से वार कर दिया जाता है। वार जैसे ही किया जाता है, अफजल खान ये समझ नहीं पाता, वार उनके शरीर को नहीं लगता है कवच की वजह से, और इसी स्थिति में शिवाजी के द्वारा अपने बाघ नख से अफजल खान की हत्या कर दी जाती है, और इस तरीके से इस अफजल खान का अंत हो जाता है। तो हमने आज डिस्कशन किया हमारी इस क्लास के अंदर मराठों के बारे में, मराठों के उत्कर्ष के बारे में, ग्रांड डफ की बुक के बारे में। फिर हमने महादेव गोविंद रनाडे की जो किताब है राइज ऑफ द मराठा पावर, मैं बताना भूल गया था, राइज ऑफ द मराठा पावर, जिसके अंदर उन्होंने मराठों के उत्कर्ष के कारणों के बारे में बताया। तो अगर उत्कर्ष, ग्रांड डफ तो आकस्मिक अग्निकांड बताते हैं, लेकिन महादेव गोविंद रनाडे एक लंबे प्रोसेस के कारण मराठों के उत्कर्ष का कारण बताते हैं। और जाहिर सी बात है, यही बात सत्य है कि किसी भी एक शक्ति को विकसित होने के लिए बहुत सारी जो कारण हैं वही मिलकर क्या है उसके लिए जो मुख्य भूमिका अदा करते हैं। और इसी के तहत हमने देखा भौगोलिक स्थिति है, संतों का भी योगदान है, मराठी भाषा का योगदान है, मराठों का सादा जीवन है, सहिष्णु जीवन है। इसीलिए सर यदुनाथ सरकार ने बताया था कि प्रकृति ने मराठों को सदचरित्र, सहिष्णु, स्पष्टवादिता, स्वाभिमान जैसे गुणों को विकसित कर दिया था। उनका सादा जीवन, और दूसरा उनकी जो महिलाएं, स्त्रियां थी, वो भी शक्ति के रूप में उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती थी। यही वजह थे कि धीरे धीरे ये मराठा साम्राज्य उत्कर्ष हुआ, और बाद के अंदर इसने भारत के बहुत बड़े भागों पर क्या अपना साम्राज्य स्थापित किया था। वो कहानी हम आगे पढ़ेंगे। आज जो हमने है शिवाजी के प्रारंभिक सैन्य अभियान, आज हमने शाहजी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में भी पढ़ा कि शाहजी का भी व्यक्तित्व क्या था, उच्च कोटि का व्यक्तित्व, उच्च कोटि के सेना नायक थे शाहजी भोसले, और उनके पुत्र में यह कि यह गुण विद्वान थे, और जिसका आज हमारा इतिहास इसका गवाह है। तो आप आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी इस क्लास से कुछ बहु उपयोगी जानकारियाँ अवश्य मिली होगी। ओके, थैंक यू।